हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 के एक मेजर पॉइंट है कैपिटल। और यहाँ से मैंने देखा है कि कोई ना कोई क्वेश्चन लगातार आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा चैप्टर जो है आप समझने की कोशिश करिए कि क्या है इसमें। देखिए, पूंजी और धन दोनों अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो पूंजी का मतलब होता है कि साधारणतया उस धनराशि को कहते हैं जिससे कोई व्यापार चलाया जाए। यानी अगर मान लीजिए कोई पैसा अगर बैंक में आप रखे हैं, ठीक है, और उससे अगर आपको कोई मुनाफा मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, तब तो फिर वो आपका पूंजी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन किंतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसका अभिप्राय अंश पूंजी से है। यानी कि इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं कि कोई अंश पूंजी, कोई व्यापार हो रहा है उसमें जो आप अपना अंशदान देते हैं, ना कि उधार राशि से, जिसे कभी कभी उधार पूंजी भी कहते हैं। तो जब उधार राशि लेते हैं तो वो उधार पूंजी कहलाती है, लेकिन अंश पूंजी से है। ठीक है, अंश पूंजी यानी अंश पूंजी उधार पूंजी में अंतर क्या है। अगर आप कहीं से उधार लिए हुए हैं तो ये वो बात अलग है, उधार लेकर के और कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उधार पूंजी कहलाए। एक्चुअल में पूंजी क्या होती है कि जो आपने श्रम करके, मेहनत करके, जो भी आपने बचत किया और इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में जो कुछ पैसा आपने लगाया है, ठीक है। और पूंजी का मतलब सिर्फ पैसों से ही नहीं होता छात्रों, कोई वस्तु है, कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, और जिसको आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, जिससे आपका बेनिफिट हो रहा है, तो वो आपकी पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगले देखिए यहाँ पर एक है कि पूंजी का अर्थ और उसकी डेफिनेशन को फोकस करेंगे कि देखिए, धन का उपयोग जब उत्पादन कार्य के लिए होता है, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि पूंजी और धन में अंतर है। ठीक है, वेल्थ जो है आपका अलग है और कैपिटल अलग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, ना कि वेल्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धन का उपयोग जब उत्पादन कार्य में किया जाता है तो वह धन पूंजी कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई धन का उपयोग कोई प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो फिर वो पूंजी कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति के पास में बैंक में जमा पैसा धन कहलाता है, ना कि पूंजी। अगर हम किसी बैंक में अगर आपके पास में पैसा जमा कर देते तो वो हमारा धन है, और अगर हम उससे कोई निकाल करके पैसा और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इन्वेस्ट करके फिर प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारी पूंजी हो जाए। देखो, इसीलिए जो ये महात्मा गांधी जी का एक सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप की बात करते थे, और ट्रस्टीशिप का मतलब हो गया कि वो ये कहते थे कि जो पूंजी आपके पास में, जो आप धन कमा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई पैसा लगाया और आपके पास में धन आ गया, तो उसको धन के रूप में ना रहें, ठीक है, बल्कि उसको पूंजी में कन्वर्ट कर दें। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यही सीधा सीधा कहता है कि कोई जो आपके पास में पैसा है, आप उद्योगपति हैं, प्राइवेट, आपके पास में धन खूब आ गया, ठीक है, लेकिन उसको पूंजी के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे और लोगों को क्या मिले, और लोगों को रोजगार प्राप्त हो। यानी धन का व्यक्तिगत रूप से अपव्यय करने की जगह पे उसको पूंजी में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, मालिक आप ही हैं, लेकिन इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और पूंजी क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो जिससे डेवलपमेंट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई छात्रों, यहाँ से लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए आप इनको समझते हुए चलिए। अब देखिए, लेकिन जब उसी धन को कारखाना खोलकर उत्पादन कार्य में लगाया जाता है तो वह पूंजी कहलाता है। मतलब धन बैंक में जमा करें तो वो धन रह गया, लेकिन वही धन जाकर के कोई कारखाना खोल दिया, कहीं पर कोई कार्य कर लिया, ठीक है, तो फिर या दुकान खोल लिया, तो वो आपकी पूंजी कहलाएगा। ठीक है, चलिए, पूंजी को लेकर के कुछ डेफिनेशंस भी हैं। वैसे डेफिनेशंस आप लोगों में कम पूछी गई हैं, क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं छात्रों वो इकोनॉमिकल अप्रोच की होती हैं। आपके यहाँ जो मेन फंक्शन है वो थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट में आता है, लेकिन फिर भी कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको जान लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखो, भूमि के समस्त निःशुल्क उपहारों के अतिरिक्त, यानी भूमि तो एक प्राकृतिक उपहार के रूप में हमें प्राप्त है, और वह सभी संपत्ति जिनसे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। तो यानी पूंजी में हम भूमि को नहीं रखते हैं। वैसे वाकई में देखा जाए तो पूंजी भी भूमि के अंतर्गत, भूमि भी पूंजी के अंतर्गत आ जाती छात्रों, क्योंकि अगर मेन मौके पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आजकल लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं भूमि के अंदर में, बाद में फिर कुछ बना लिए, तो वो भूमि भी हो जाती है। लेकिन चूंकि इकोनॉमिकल अप्रोच में देखें तो कह रहा है कि भूमि का अगर निःशुल्क उपहार के रूप में अगर भूमि प्राप्त हुई तो वो उसको छोड़ दीजिए, और उसके अलावा अगर हम, जिससे अगर कोई भी चीज है और कोई धन है आपका, जिससे संपत्ति है आपकी, जिससे आय प्राप्त हो रही है, तो वो पूंजी कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि निःशुल्क उपहार की जगह अगर भूमि भी अगर पैसे से खरीदें तो वो भी संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, अगर संपत्ति आपने परचेज किया तो आपकी एक पूंजी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें, थॉमस की बात करते हैं। थॉमस कहते हैं भूमि को छोड़ करके पूंजी व्यक्तिगत तथा सामूहिक संपत्ति का वो, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो,
संपत्ति का वह भाग है जो अधिक धन के उत्पादन में सहायक होता है। यानी पूंजी लगाइए, धन कमाइए, सीधी सी बात है। थॉमस यहाँ पर ये बात कर रहा है। प्रोफेसर चैपमैन क्या कहते हैं, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पूंजी वह धन है, मतलब पूंजी धन है, लेकिन कौन सा धन है, जो आय प्रदान करती है अथवा आय के उत्पादन में सहायक होती है। यानी इनकम आपको बढ़ाने में, इनकम करने में आपका हेल्प करती है, अथवा जिसके प्रयोग में लाने का इरादा है। यानी कि जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कोई चीज आपने खरीद लिया, मान लीजिए एक मोटर कार खरीद लिया और उससे आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो क्या है, आप अगर ये चीज अगर लेकर के आए और आपने बना लिया, या आपने कोई एक मकान बना लिया, उसमें कमरे बना लिए, तो ये क्या है, ये आपकी पूंजी तैयार होगी। क्यों, कल को किराए पर उठा दिया तो, ठीक है। तो अगर आपका प्रयोग में लाने का इरादा भी है तो भी वो आपकी पूंजी कहलाती। देखते हैं भैया, हमारे पास में यही पूंजी है, ठीक है, ऐसा लोग कहा करते हैं। एडम स्मिथ कहा यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पूंजी किसी मनुष्य के स्टॉक का वह भाग है, यानी कि जो धन का स्टॉक है उसका वह भाग है जिससे वह आय प्राप्त करने की आशा करता है। मतलब यही वो चीज है जिसको हम जो है क्या करते हैं। इसका मतलब छात्रों क्या हो गया, ज्यादातर लोग किसके पीछे भागते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसके पीछे भागना चाहिए हमें, पूंजी के पीछे। यानी कुछ ऐसा काम करिए कि जिससे हमें क्या हो, आय रेगुलर प्राप्त होने लगे। लेकिन लोग क्या है, धन के पीछे भागते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई काम किया तो कहा कितना धन मिलेगा, इतना, तो धन मिलने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसा काम करिए कि जिससे आपको आय प्राप्त होने लगे, ठीक है। तो पूंजी में धन को भी, अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो उसमें से 50 रुपए पूंजी के रूप में कन्वर्ट करिए और 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे, भारत में जो बचत कैपेसिटी है छात्रों, वो लगभग 29% है, ठीक है। यानी हम लोग अगर 100 रुपए कमाते हैं तो भारत में जो बचत है वो 29 पॉइंट समथिंग है। तो ये भी एक डेटा है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 29 पॉइंट समथिंग है, इसको एग्जैक्ट डेटा देख करके, और कमेंट में जो हमारे तेज विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इंटरनेट का प्रयोग करेंगे और इंटरनेट का प्रयोग करके खट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे कि 29 पॉइंट समथिंग कितना एग्जैक्ट है। यानी भारत में जो बचत दर है वो कितनी है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये घटती और बढ़ती रहती है छात्रों। तो फिलहाल इस समय रिसेंटली कितनी चल रही है आपको, इसीलिए मैंने राउंड फिगर में बता दिया, क्योंकि पिछले कई सालों से 29 पॉइंट समथिंग 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 रहता है। अब यहाँ पर देखिए प्रोफेसर फिशर क्या कहते हैं कि पूंजी भूतकालीन श्रम द्वारा, यानी अपने भूतकाल में जो भी श्रम किया है उससे उत्पन्न की गई संपत्ति है जिसका व्यवहार अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी भूतकाल में जो मेहनत किया, धन इकट्ठा किया, और धन इकट्ठा करने के बाद में जब उससे कोई उत्पादन करने का कार्य करते हैं व्यवहारिक रूप से, वो आपकी पूंजी कहलाती है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि पूंजी के आवश्यक तत्व क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं पूंजी के लिए। देखो यहाँ पर केवल धन ही पूंजी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है छात्रों, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। ये गलती से यहाँ पर लिख उठा है, केवल धन ही पूंजी नहीं होता है। देखिए वास्तव में देखा जाए तो पूंजी का स्वरूप जो है, पूंजी धन अथवा वस्तु दोनों के रूप में हो सकता है। ये लाइन सही है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यानी पूंजी धन भी हो सकती है, रुपया पैसा लिक्विडिटी, और कोई वस्तु भी हो सकती है। तो पूंजी का स्वरूप जो है धन और वस्तु दोनों रूप में हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर कोई वस्तु है, कोई मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगा दिया, कोई कारखाना या कुछ लगा दिया वस्तु के रूप में, वो भी आपकी पूंजी है। और रुपया पैसा आपके पास में रखा हुआ जिसको लगाया, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, इक्विटी के रूप में, तो वो धन भी जो है इक्विटी के रूप में जब आपने लगाया हुआ, इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो वह धन भी पूंजी कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि पूंजी मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, यानी निःशुल्क या आर्टिफिशियल, मतलब निःशुल्क होती है या नेचुरल नहीं होती है छात्रों, कि निःशुल्क जो प्राकृतिक रूप से मिलती है वो नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। और धन का प्रयोग उत्पादन के कार्यों के लिए होना आवश्यक है। वह धन जो उससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा वो धन कहलाता है, लेकिन वह धन जिससे उत्पादन कार्य हो रहा है वही पूंजी कहलाएगा। तो यानी धन ऐसा जिससे प्रोडक्शन हो रहा हो। तो ये इतने आवश्यक तत्व हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि पूंजी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके बात करेंगे। देखिए उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन के रूप में पूंजी को माना जाता है। आपके पास में पूंजी रखी हो छात्रों, मान लीजिए जैसे आपके पास में लैपटॉप या मोबाइल है, अब आप इस मोबाइल का कोई उपयोग ना करिए तो फिर क्या है, ये बेकार है आपके लिए, मतलब इनका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि जब आप, ये निष्क्रिय साधन है, जब आप इस पे लेबर श्रम करते हैं तब जाकर के प्रोडक्शन होता है। इसीलिए पूंजी जो है इसको निष्क्रिय साधन कहा जाता है, या एक निष्क्रिय साधन है, उत्पादन या उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सक्रिय साधन नहीं है, जबकि वहीं पर श्रम क्या है, श्रम सक्रिय साधन है। क्लियर हो गई बात, अभी लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ था, ठीक है। मनुष्य के श्रम द्वारा निर्माण पूंजी जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार नहीं है, कि अगर हम कोई भी
जैसे जो मनुष्य के द्वारा श्रम द्वारा निर्मित पूंजी होनी चाहिए, ठीक है। यानी पूंजी हमेशा जो होती है वो मनुष्य के श्रम द्वारा निर्मित पूंजी होती है। प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार नहीं है कि अगर कोई भूमि या कुछ ऐसी चीजें जो निःशुल्क रूप से मिली हुई वो पूंजी नहीं है। जैसे हवा, तो हवा भी आप कहिए कि हवा पूंजी है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है, यानी कि जो निर्मित की गई है वही पूंजी कहलाती है। दूसरी चीज है, उत्पादन का अनिवार्य साधन नहीं है पूंजी, ये भी जान लेना है। देखिए, उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन तो है पूंजी, उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, ये आपको याद रखना स्टेटमेंट कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मीन्स है, लेकिन अनिवार्य संसाधन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके पास में दिमाग से भी जो है क्या करते हैं, आप पूंजी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आपके पास में धन नहीं है, लेकिन आप मेहनत कर करके भी क्या करते हैं, जो है कोई चीज उत्पन्न करते हैं। तो वहां पर पूंजी के लिए चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण साधन है, अनिवार्य साधन नहीं है। लाइन आपको लर्न करके रखना है। आगे देखिए, उत्पादन का एक अस्थाई साधन नहीं बल्कि क्या है, अस्थाई संसाधन है। तो ये भी याद रखना है कि उत्पादन का अस्थाई साधन नहीं है, तो इसका मतलब उस उत्पादन क्या क्या है, अस्थाई साधन है, ठीक है। अस्थाई साधन है, यहाँ बार बार रिपीट करने से अच्छा लिखिए, अस्थाई साधन नहीं है बल्कि क्या है, अस्थाई है। अस्थाई टेम्पोररी है। इसका मतलब होता है कि भैया पूंजी अगर आप उपयोग कर लेते हैं तो एक समय के बाद में पूंजी नष्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आप खरीद के लेकर के आए कार, बहुत दिनों तक यूज किए, 10 साल 15 साल, उसके बाद ये पूंजी खत्म हो जाती है, उसका समय समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक समय के पश्चात में क्या होती, पूंजी नष्ट हो जाती है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत। अगला कह रहा है कि जो उत्पादन है, उत्पादन परिवर्तनशील या लोचदार साधन पूंजी है। मतलब जो है कि उत्पादन का जो परिवर्तनशील या लोचदार साधन है, पूंजी जो है बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लिक्विडिटी के रूप में होती है, आप जैसे चाहें तो उसको उस रूप में उपयोग कर सकते हैं, यानी लोचदार साधन है। तो पूंजी क्या है, उत्पादन का लोचदार साधन है। सिर्फ इतना लिख लेंगे, क्योंकि इसे आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, चाहे पूंजी बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, ऐसा इस तरीके से कर सकते हैं। और अत्यधिक गतिशील साधन, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, यानी इसमें गतिशीलता बहुत ज्यादा है। तो उत्पादन का सबसे गतिशील साधन ये है, ठीक है, अन्य साधनों की अपेक्षाकृत सबसे गतिशील है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्पादन के अन्य साधनों की, जैसे श्रम है, कच्चा माल है, ठीक है, इन सब की अपेक्षाकृत जो है, या भूमि है, इन सब जो संसाधन है उनकी अपेक्षाकृत पूंजी सबसे ज्यादा गतिशील है, लोचदार है, ठीक है। और साथ ही साथ में आय प्राप्ति का स्रोत पूंजी भूतकाल की बचतों का परिणाम होती है। तो सीधी सी बात है, आय प्राप्ति का स्रोत पूंजी जो है, पूंजी का मतलब हो गया कि जिससे आपको आय प्राप्त हो रही है, वो आय तभी प्राप्त होगी जब भूतकाल में छोटी छोटी आपने बचतें करके रखा है। इसलिए छात्रों, बचत बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर बचत करके नहीं रखे हैं तो कुछ नहीं होगा आपके पास में, ठीक है। अगर आज ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि अगर आपने जो कुछ भी बचा करके रखा था, आज उसी की देन है कि आप सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, हम आप, अदरवाइज हम आप तो बिल्कुल एकदम बेकार हो गए होते, ठीक है। तो छात्रों, ये जीवन में जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए किसी ने कहा है कि 2 रुपया बचाना 2 रुपए कमाने के बराबर में होता है। जैसे तमाम महिलाएं घर में ही रहती हैं और वो कोई मतलब मान लीजिए बाहरी इनकम नहीं जनरेट कर रही, लेकिन फिर भी वो बहुत पैसा कमा रही, क्यों, क्योंकि वो किसी तरीके से भी अगर बचत कर रही हैं, तो 2 रुपए बचाना भी 2 रुपए कमाने के बराबर होता है। उत्पादन की आवश्यकता पूंजी अस्थाई नहीं होती है, तो पुनरुत्पादन की आवश्यकता है। ये इसका मतलब ये हो गया कि अगर पूंजी अगर आपने बना करके रख दिया, तो वो ऐसे पूंजी हमेशा नहीं, उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन, उसको फिर से मॉडिफाइड हो ये सब करता है। यानी पूंजी अस्थाई नहीं होती कि लगा दिया और वो ऐसे ही पड़े रहेगी। इसका मतलब उसमें अपडेशन करने की जरूरत लगातार बनी रहती है, ठीक है। अगला इसमें देख लीजिए कि कह रहा है कि परोक्ष मांग, पूंजी द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनकी मांग पर ही पूंजी की मांग निर्भर है। तो ये भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परोक्ष मांग द्वारा पूंजी, परोक्ष मतलब हो गया अप्रत्यक्ष रूप से, पूंजी जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता उनकी मांग पर पूंजी की मांग निर्भर है। भाई कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है और उसमें इनडायरेक्टली जैसे जैसे पूंजी की मांग हो रही है, वही आपकी जो है पूंजी की मांग हो जाएगी। यानी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे उसमें आवश्यकता पड़ती है किन्हीं चीज की, वैसे वैसे पूंजी की मांग बढ़ती है, भाई इसमें इन्वेस्टमेंट और करने की जरूरत है। अब हम लोग पूंजी का क्लासिफिकेशन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहले आ जा रहा है वो आपका आ रहा है अचल व चल पूंजी की बात हो रही है, ठीक है, अचल व चल पूंजी की बात की जा रही है। तो अचल वह पूंजी जो टिकाऊ होती है, अर्थात जिसका जीवन काल काफी लंबा होता है छात्रों, वह अचल पूंजी होती है। जैसे कोई मशीन आपने लिया है, यंत्र ले लिया, मकान ले लिया, तो ये सब चीजें क्या है, अचल पूंजी कहलाती हैं, अचल संपत्ति कहलाती है, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर वहीं पर वह पूंजी
जो एक ही बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाए वो क्या होती है, चल पूंजी होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें चीनी है, कोयला, ये सब चीजें जो भी है आपका, या लिक्विडिटी पैसे के रूप में भी देख लीजिए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, खत्म हो गया। ठीक है, और अब हम लोग उत्पादन व उपभोग पूंजी की बात कर रहे हैं। कभी कभी हम कुछ पूंजी ऐसा है कि जो उत्पादन में लगाते हैं, और उपभोग पूंजी तो जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है वो उत्पादन पूंजी कहलाती है। जैसे कच्चा माल हो गया, बीज हो गया, ये सब जो है हमारी उत्पादन पूंजी कहलाती है। नहीं, जिसका हम उपयोग किस लिए करते हैं भाई, वो हम उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक, तो जो भी चीजें हम प्रोडक्शन के लिए, कोई मान लीजिए फैक्ट्री लगाने के लिए कोई कारखाना ले आए, ये सब चीजें जो है वो आपका उत्पादन हो गया। लेकिन जिसका उपयोग उपभोग के लिए किया जाता है, जैसे शिक्षा। अब आप देखिए कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, ये शिक्षा भी छात्रों क्या है, ये भी पूंजी है। क्यों, अगर ये नहीं रहेगी तो फिर क्या है, जो जो सामाजिक पूंजी होती है, ठीक है, सोशल, वो आपका यही एजुकेशन ही तो, जिससे आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जाने। तो जो समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, जो सोशल कैपिटल की बात की जा रही, वो तो आपका शिक्षा से है, भोजन है, स्वास्थ्य अगर आपका गड़बड़ नहीं है, आवास, ये जो चीजें हैं जिनको आप मतलब एक हाई प्रोफाइल में आप जा करके रह रहे हैं, तो ये क्या है, ये कैसी पूंजी, ये भी पूंजी है, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके आप नेट हो रहे हैं, फिर आपके सामने लिखा जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें, ये आप उपभोग कर रहे हैं और इसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसलिए कभी ये ना सोचिएगा कि ये जो पैसे इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं या आपने किया हुआ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये कोई ऐसी फर्जी चीजें हैं। ये क्या है, ये उपभोग पूंजी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अपने ऊपर खर्चा करके, भाई देखते नहीं आप, अपने ऊपर खर्चा कर करके और कितना अपने आप को मेंटेन, तो जो लोग मेंटेन कर रहे हैं जीवन का आनंद ले रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी अपना जीवन को काट रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, बाकी आप लोग समझदार बहुत हैं। ठीक है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अब देखिए विशिष्ट पूंजी की बात करेंगे तो इसका प्रयोग केवल एक ही कार्य में होता है, जिसे एकार्थी पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, विशिष्ट पूंजी का मतलब जब हम किसी चीज को एक ही चीज में, जैसे रेल की पटरी है, अब रेल की पटरी का काम केवल रेल चलेगी, रेल का इंजन बना तो वो रेल का इंजन। तो कोई जब कोई विशेष रूप से कोई कार्य करे, जैसे एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनटीए नेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये है क्या, एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डीएसएसबी और भी पीजीटी और तमाम प्रिपरेशन अपने आप ही हो जा रहे हैं, तो ये विशिष्ट पूंजी नहीं होगी। यानी कोई ऐसी चीज जिसका उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ वही काम कर रहे हैं, जैसे रेल की पटरिया, रेल का इंजन। और अविशिष्ट पूंजी का मतलब एक तीर और दो निशाने, या एक तीर कई निशाना, यानी अनेक उपयोग संभव है, इसका प्रयोग मिलकर एक दूसरे में लाया जा सकता है। जैसे कच्चा माल, कच्चा माल लेकर के आए तो उसी से, जैसे मान लीजिए आप कच्चा माल के रूप में आटा ले आए, गेहूं, अब उसी से बहुत सारी चीजें आपने बढ़ा रहा। विद्युत शक्ति, उसका बहुत सारे, मुद्रा है, उसका बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब एक आता है वेतन पूंजी, वेतन के रूप में, इसका प्रयोग उत्पादन में कार्य में लगे हुए श्रमिकों को भुगतान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक पूंजी होती, क्यों, लोगों को क्या करना है भाई, उत्पादन कार्य के लिए आप प्रोडक्शन में लोगों को लगाए हैं, तो मजदूरों को लाने के लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वेतन पूंजी होती है। ठीक है, यानी लेबर को, अपने श्रमिकों को लगाने के लिए भी आपके पास में वेतन पूंजी होनी चाहिए, नहीं रहेगा तो लोग काम ही करने नहीं आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से सहायक पूंजी भी होती है छात्रों, यानी उत्पादन के कार्यों में लगा हुआ श्रमिक और अधिक उत्पादन करता है। जैसे जब सहायक पूंजी के रूप में, यानी कुछ मशीनें हैं, उसके साथ में कुछ इक्विपमेंट वगैरह, एडिशनल इक्विपमेंट, या कच्चा माल है, उसके साथ में कुछ अतिरिक्त जो चीजें होती हैं, वो सब सहायक पूंजी के अंतर्गत आती हैं। और साथ ही साथ में भौतिक पूंजी की बात करेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, जैसे जिसको हम भौतिक रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे भवन है, बैल है, उपकरण है, कोई मशीनें हैं, जिनको हम भौतिक रूप से क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं। और अभौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है, जो दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे जो इस समय आप हमारे साथ में बैठ करके ग्रहण कर रहे हैं, ये क्या है, ये अभौतिक पूंजी है छात्रों, यानी फिजिकल की जगह नॉन फिजिकल हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। व्यक्ति के निजी गुण, बुद्धि, योग्यता जो सम्मिलित किया जाता है, जैसे वकील की वकालत, ज्ञान, अध्यापक की पढ़ाने की योग्यता, ये सब क्या है, ये अभौतिक पूंजी है। ठीक है, तो आज की डेट में जो आप हमारे साथ में बैठ कर रहे हैं, ये अभौतिक पूंजी को आप जो है बना रहे हैं, यही उपयोग आप इनका करेंगे आगे चल करके। और जो जितना बढ़िया पूंजी बनाएगा वो उतना अच्छा उपयोग कर पाएगा, जो नहीं बनाएगा, मन से नहीं पढ़ रहा होगा, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये भी एक बात है। व्यक्तिगत पूंजी की बात करें तो जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, व्यक्तिगत पूंजी, जैसे आपका अपना नॉलेज हो गया, तो ये आपका अपना गुण जो आपने डेवलप किया, वो क्या है, वो आपकी व्यक्तिगत पूंजी हो गई, जिसका वह उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करता है।
व्यक्तिगत पूंजी का मतलब हो गया आपको खाना भी बनाना आता है, पढ़ाना भी आता है, पढ़ना भी आता है, कार भी चलाना आता है, स्कूटर भी आता है चलना, कंप्यूटर भी चला लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। तो ये आपकी सब क्या है, ये व्यक्तिगत गुण है, इसीलिए व्यक्तिगत पूंजी है। ठीक है, तो ये सब चाहे जैसे व्यक्ति का मकान, अपनी पर्सनालिटी, कार, ये सब उसकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल पूंजी होती है। और साथ ही साथ में सार्वजनिक पूंजी भी होती है छात्रों, जो सरकार की होती है, जिनको आपको नुकसान करने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, जैसे संपूर्ण समाज का अधिकार होता, पार्क है, मंदिर है, धर्मशाला, ये सब क्या है, ये सब जो है सार्वजनिक पूंजी के उदाहरण है। अब हम लोग राष्ट्रीय पूंजी की बात करेंगे। नेशनल पूंजी क्या होती है, जो एक राष्ट्र की सीमा के अंदर में, उसी राष्ट्र के अंदर में निर्मित होती है, जैसे राष्ट्रीय रेलें, सड़कें, ये सब चीजें जो होती हैं वो राष्ट्रीय पूंजी। और जबकि अंतरराष्ट्रीय पूंजी का मतलब हो गया जिस पर एक से अधिक देश अथवा विश्व का अधिकार होता है, वो अंतरराष्ट्रीय पूंजी। जैसे WB यानी वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब अंतरराष्ट्रीय पूंजी है। ठीक है, वहाँ राष्ट्रीय की जगह पर केवल अमेरिका का अधिकार नहीं बल्कि विभिन्न देशों का अधिकार है, तो अंतरराष्ट्रीय पूंजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देशी पूंजी की बात करें, जब एक देश के अंदर में निर्माण होता है, जो GDP टाइप में होता है, लेकिन GDP में क्या है, जो मतलब एक देश की सीमा के भीतर में हो रहा हो, तो उसको हम देशी पूंजी कहेंगे। और वहीं पर विदेशी पूंजी का मतलब हो गया कि जो आय हमें विदेशों से प्राप्त आयात किया जाता है वो आपका, या विदेशी निवेश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI वगैरह होता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये FDI जो है ये आपका विदेशी पूंजी कहलाएगा। ठीक है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा, विदेशी पूंजी। और जो स्वयं की घरेलू बचत होती है वो आपकी क्या हो जाएगा, ये देशी पूंजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे, विभिन्न प्रकार की पूंजी के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे और भी कुछ पूंजियां हैं एक्सेप्शनल रूप में, जैसे वित्तीय पूंजी की बात करें, फाइनेंशियल कैपिटल की बात की जा रही, यानी यह पूंजी दो स्रोतों से आती है। आप पैसा के रूप में जैसे कोई कंपनी लगाने चल रहे हैं तो वित्तीय पूंजी आपको चाहिए, तो या तो ऋण लें, ठीक है, यानी मैंने ऊपर बताया अभी तक कि एक ऋण पूंजी होती, कहीं से आपने उधार ले लिया तो वो भी आपकी पूंजी है, क्योंकि वो उधार लेकर के आप क्या कर रहे हैं, जैसे एक ऑटो रिक्शा खरीदा आपने, तो उसके लिए बैंक से जो उधार लेते हैं उसको ऋण पूंजी कहते हैं। या इक्विटी, कहीं पर आपने कोई भी इन्वेस्ट मतलब कोई चीज बना दिया और उसमें कह दिया कि भाई लोग इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करें और जब फायदा होगा तो जिस हिसाब से लोग लगाए रहेंगे सबको बराबर का फायदा मिलेगा। तो ये आपका ऋण पूंजी और इक्विटी, ये एग्जाम्पल है वित्तीय पूंजी के, फाइनेंशियल कैपिटल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मानव पूंजी की बात किया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की बात किया जाता है, मानो ह्यूमन कैपिटल की बात की जा रही, तो ये बहुत कम मूर्त होता है। ठीक है, यानी ये अंदर की बात होती है छात्रों। इसका मतलब हो गया एक व्यक्ति की पर्सनालिटी, सोच, नजरिया, जो बौद्धिक क्षमता उसकी जो डेवलप हो जाती है वो क्या कहलाता है, वो आपका मानव पूंजी कहलाता है। जैसे आज जो आप पढ़ लिख रहे हैं ये मानव पूंजी को डेवलप करने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मानव पूंजी डेवलप हो रही है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें देख लेते हैं कि सामाजिक पूंजी की बात करेंगे, तो सामाजिक पूंजी क्या होती है, अमूर्त संपत्ति की बात की जा रही है। ठीक है, उन रिश्तों, अब देखो एक मानव पूंजी है, एक सामाजिक पूंजी की बात की जा रही है। देखिए, एक मैंने सार्वजनिक पूंजी कहा था, तो याद रखिए सार्वजनिक पूंजी अलग है, ठीक है, जिसके सरकार की संपत्ति, जिसमें समाज का अधिकार। लेकिन एक सामाजिक पूंजी होती है, सोशल कैपिटल की बात होती है, ये भी अमूर्त होती है। देखते नहीं, कुछ लोगों के पास में सामाजिक पूंजी होती है, उनका बहुत अच्छा बैकअप होता है, बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें छात्रों, तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि स्टडी विद आलोक को मैं अगर देखूं तो मेरे साथ में जो है वो आप महाराष्ट्र से भी देख लीजिए, ठीक है, और राजस्थान से देख लीजिए, उसके बाद में छत्तीसगढ़ से देख लीजिए, MP हो गया, उत्तराखंड हो गया, कोलकाता हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, ये सब UP, MP, ये सब सारे स्टेट से लोग जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास में मतलब जुड़ते हैं। इवन यहाँ तक कि वो पहले पेमेंट भी करते हैं और साथ ही साथ में मिल करके हमारे साथ अध्ययन करते हैं और पूरे ट्रस्ट के साथ में काम करते हैं। मतलब उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट और ये नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कैसे, ये मैंने जो डेवलप किया है मेहनत कर करके आप लोगों के साथ में, ये होती है छात्रों सामाजिक पूंजी। यानी ये अमूर्त है, ये दिखती नहीं किसी के पास में। जैसे मैं कहीं पर, जैसे मैं समटाइम्स कभी कभी इलाहाबाद या दिल्ली वगैरह जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे अपने जानने वाले लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी छोटी सी एक पहचान होती है छात्रों, यही आपकी सामाजिक पूंजी है। जैसे आपके रिश्तेदारियों के बीच में, आपके ग्रुप के बीच में, आपके स्कूल कॉलेज के बीच में जो आपका एक कैडर होता है, वो आपकी सामाजिक पूंजी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बनना चाहिए। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि यही से उसका जो सामाजिक व्यक्तित्व है वो जाना जाता है। ठीक है छात्रों, यानी उन रिश्तों का जिक्र करते हैं जो लोग एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे के बाद उन्हें अपने सामाजिक नेटवर्क के भीतर और दूसरों के साथ
चीजों को करने की इच्छा, यानी कि जो आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, श्रद्धा भावना, इस प्रकार की जो चीजें उत्पन्न होती हैं, वो आपका सोशल कैपिटल कहलाता है। इसी को छात्रों एक छोटे से जैसे कंपनियां होती हैं, तो इसी को हम एक शब्द और भी कह सकते हैं जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, वो होता है गुडविल। ठीक है, तो जिसका गुडविल बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में गुडविल बहुत बड़ी चीज होती है छात्रों। यानी ये कोई कंपनी है और मान लीजिए कि जैसे जियो कंपनी है या रिलायंस कंपनी है, अगर वो कोई एक कंपनी मतलब मान लीजिए नया लॉन्च करने जाए कोई क्या काम, और आप उसके काम को देख रहे हैं कि उसका काम अच्छा है, बहुत ही सिस्टमिक तरीके से करता है, ये सब है, तो जैसे कुछ क्या नया काम करेगा उसके पास में ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं कि सर हम इसके साथ में वर्क करेंगे और हमें अच्छा लगता है। कैसे, क्यों ऐसा कर लेते हैं? क्योंकि उनकी एक गुडविल होती है। तो छात्रों ये जो गुडविल है ना, इसको डेवलप करना ये अपने आप के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और ये गुडविल डिपेंड करता है उसी गुडविल को, जो दूसरा नाम यहाँ पर है वो सोशल कैपिटल है, सामाजिक पूंजी है। समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट पर बात करेंगे इसमें कि सामाजिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पूंजी का क्या, क्योंकि अभी तक इकोनॉमिकल अप्रोच भी लेकर चल रहे थे, बीच बीच में हम सोशल अप्रोच बता रहे थे, लेकिन सोशलॉजिकल इस अप्रोच में अगर हम देखें तो कैपिटल क्या है। देखिए, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हमारा सीधा संबंध सामाजिक पूंजी, क्योंकि हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं छात्रों। मैंने अभी बताया कि जो हमारा आपके साथ में रिलेशन, मैं आपके साथ में दूर बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बात भी मानते हैं, कभी कभी हम आपको डांटते भी रहते हैं, समझाते भी रहते हैं, और कभी कभी टेस्ट नहीं देते हैं तो उस पर बैन भी लगाते हैं। ये सब क्या है? ये हमारी कैपिटल गुडविल है और वो हमारी सामाजिक पूंजी है। तो सामाजिक पूंजी की अवधारणा को प्रासंगिक बनाने का जो श्रेय है वो अमेरिकी समाज वैज्ञानिक तथा फ्रांसीसी समाजशास्त्री सबसे पहले इमाइल दुर्खीम जी को जाता है। वो कहते हैं, एमिल डर्कहाइम महोदय ही सबसे पहले कहते हैं कि ये जो गुडविल बनती है, लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। यानी कि जैसे होता नहीं कि वो क्या कहता है, एक छोटी सी बात और भी वो कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द आता उसके लिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब हम डिवीजन ऑफ लेबर, यानी नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, जैसे ये वाला काम मैं करूंगा, ये वाला काम आप कर लीजिए, ये वाला काम ये करेंगे, तो नॉर्मल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर ये क्या करता है, ये समाज में यूनिटी लाने का काम करता है छात्रों। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक पूंजी है वो क्या करती है, समाज में एकता लाने का कार्य करती है। अगर लोग मिल बांट करके अपने अपने कार्यों को जिम्मेदारियों से पूरा करते हैं तो समाज में एकता लाने का कार्य होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत यहीं से होती है सोशल कैपिटल के बारे में, जो इनिशियल लेवल पे शुरू करते हैं इमेल डर्कहाइम, और आगे चल करके रॉबर्ट पुटमैन महोदय कहते हैं सामाजिक पूंजी की अवधारणा के विविध पक्षों का अध्ययन किया। यानी जो विस्तृत अध्ययन करते हैं रॉबर्ट पुटमैन, क्या करते हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट पुटमैन 90 के दशक में, ठीक है, यानी 1990 में क्या किया करते थे कि रॉबर्ट पुटमैन ने अपनी पुस्तक लिखी थी बॉलिंग एलोन, अकेले बॉलिंग करना, बॉलिंग एलोन। ठीक है, इसमें अमेरिकी समाज में व्यावसायिकता तथा व्यक्तिवाद, यानी जो सामुदायिक भावना, इसकी कमी। पहले छात्रों यही बात अगर हम लोग देखें, भारत में भी देख लीजिए, देखा जाए तो व्यक्तिवादिता धीरे धीरे बढ़ रही है। अब कोई आदमी बिजनेस, पहले एक समय हुआ करता था जब आदमी बिजनेस करता था तो उसके भाई भतीजा सब लोग लगे रहते थे, सब काम करते रहते। अब क्या है, लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ठीक है, क्यों, वो किसी के साथ में काम कर रहे हैं तो किसी को ज्यादा लाभ मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो इससे उनका ग्रुप ही टूट जा रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, व्यक्तिवादिता, इंडिविजुअल बढ़ रहा है। ठीक है, आजकल इंडिविजुअल क्लासेज बढ़ रही है। ये जो ट्रेंड आया हुआ है, ये सामुदायिक भावना में कमी आई हुई है व्यावसायिकता और व्यक्तिवाद के मध्य में। ठीक है, तो ये काम अमेरिका के अंदर में हो चुका, वही पैटर्न पर भारत भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको लेकर उदाहरण दिया कि अमेरिकी लोग एक बॉलिंग एलोन की स्थिति में रहते हैं, यानी किसी खेल को अकेले खेलना में, अकेले खेल रहे हैं। ठीक है, जबकि कुछ समय पूर्व वहां पर क्या था, कुछ समय पूर्व वहां के लोग मिलकर खेलते थे। तो आजकल जो है ये लोनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया छात्रों। आदमी कहने के लिए केवल समाज में है, भीड़ के बीच में, लेकिन वो भीड़ में अकेलेपन का, डेविड रिजमैन वाली थ्योरी आ जाती कि अब भीड़ में अकेलेपन का सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, चल तो रहे भीड़ में, लेकिन क्या है, जिंदगी अकेले है और अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। बहुत ही मतलब अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट ही नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है सोसाइटी होती जा रही। और सामाजिक पूंजी के संदर्भ में सामाजिक नेटवर्क जो आपसी जुड़ाव होता, लगाव होता है, वो सामूहिक उत्पादकता के लिए अनिवार्य बताया गया। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे इस काम में, जैसे मैं बता दूं छात्रों कि हमारा ये जो कार्य करते हैं और आप लोगों के समक्ष मतलब लेक्चर वगैरह प्रस्तुत करें, ये काम हमारा अकेले का नहीं है, वो दिखता है आपके साथ में, लेकिन हमारे साथ में हमारे बहुत सारे सहयोगी भी हैं जो हमारी हेल्प करते रहते हैं।
और उनकी वजह से हम इन सब चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। अदरवाइज इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर दिक्कत आ जाए और हम इसको ना कर पाएँ, ठीक है। तो सामूहिक उत्पादकता के लिए अनिवार्य बताया है, कहा अगर सामूहिक यानी कलेक्टिव प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपसी जुड़ाव मतलब जो सामाजिक नेटवर्क है ये होना चाहिए। और तथा उन्होंने यह भी बताया कि लोग समूह में रहकर अपने समान हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सब लोग मिल करके क्या करते हैं, सबका समान हित है, सबको नेट पास होना है, तो हम सब मिल करके एक मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और उसी टाइम पीरियड पर आप क्या करते हैं, मेहनत कर करके और उस टेस्ट को देते हैं। देखो यहाँ पर पियरे बोर्दियू, ठीक है, ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। बोर्दियू सामाजिक पूंजी की बात करता है, ठीक है, और सामाजिक पूंजी को कहता है कि ऐसे वास्तविक और निरंकार साधनों का योगफल होता है। वास्तविक है मतलब सामाजिक पूंजी वास्तविक है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में देखते नहीं है, एक नेता का कैडर जो होता है वो अलग डिफरेंट टाइप का होता है, एक सार्वजनिक पद पर बना हुआ एक अलग कैडर होता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं कह दूं छात्रों कि मैं मान लीजिए कि मैं आपके शहर में पहुंच जाता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे आना है और इस तरीके से, तो अब अगर मैं ये बात कहता हूं तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, आप सहर्ष तैयार हो जाते हैं। कभी कभी कई लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है तो उन लोगों ने, क्यों, क्योंकि ये सामाजिक पूंजी का ही परिणाम है छात्रों, जो आप लोग अपने साथ में जोड़ते हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बातें वगैरह भी करते हैं, ठीक है, जुड़ाव रखते हैं, कभी कोई तीज त्योहार है उस पर भी अपना वेल विशिंग करते रहते हैं। ये क्या है, वो अपनी सोशल कैपिटल को मेंटेन करते रहते हैं। तो ठीक है, तो जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति को, समूह को किसी सामाजिक नेटवर्क की सदस्यता से प्राप्त होता है। जैसे देखिए स्टडी विद आलोक का एक फैमिली बन गया है, परिवार है, और आप उसमें जुड़ गए हैं, तो आपने देखा होगा कि तमाम लोग आपकी हेल्प भी करते हैं, ठीक है, तमाम आपको पुस्तकें वगैरह बहुत सारी चीजें आपको बताते रहते हैं कि ये आप काम करते रहिए, और एक मोटिवेशन उत्साहवर्धन का काम करते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, हम नहीं रिस्पॉन्स कर पाते ग्रुप में, तो तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। जेम्स कोलमैन क्या कहता है कि परिवार और समुदाय द्वारा प्राप्त गुणों के आधार पर बच्चों में संज्ञानात्मक गुणों का विकास जो होता है, ये जो है ये भी सामाजिक पूंजी है। देखो ये जो अभी जो यहाँ पर सामाजिक पूंजी की बात की जा रही है कि सामाजिक पूंजी जो यहाँ पर उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। अब आप देखिए, अगर सामाजिक पूंजी जैसे कोई कुछ बच्चों के अंदर में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा संस्कार, यानी एक शब्द आता है संस्कार आ जाता है, ठीक है, जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। अब जिनका बहुत अच्छा सामाजिकरण होता है, देखते हैं उनके इंटरव्यू में भी बात बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, वो है बहुत बड़े पद पे, लेकिन लोगों को आप करके बात करना, बड़ी ही विनम्रता उनके अंदर में झलकती रहती है। तो जिस फैमिली से हैं, जिस कम्युनिटी से हैं, ये चीजें क्या होती हैं, मिल करके उनके गुणों का डेवलपमेंट करते हैं, और वो जो है उनके अंदर में एक प्रकार का सोशल कैपिटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। देखते नहीं है बहुत सारे अच्छे जगहों पर भेजना, जो अच्छे स्कूलों में भेजने का जो मतलब है वो एक ही होता है छात्रों, वो सीधा सीधा रहता है कि उनके जो संज्ञानात्मक गुण है बहुत अच्छे हो जाए। लेकिन इसके साथ में उन्होंने तर्क संगत और सामाजिक जो चयन सिद्धांत है इसकी आलोचना की। तो जो रेशनल चॉइस थ्योरी है, जैसे वो कहता नहीं है बेबर, कहता हर चीजें रेशनलिटी पर बेस होती हैं, इसका यहाँ पर जो जेम्स कोलमैन है वो क्या करता है, कमेंट करता है, उसकी आलोचना करने का काम करता है। रेशनल चॉइस थ्योरी का मतलब वो कहता है जिंदगी में हर व्यक्ति जो है वो क्या करता है, सिर्फ तार्किक होता है, ठीक है ना, उसका जिसमें फायदा है वो ये कार्य करता है, जिसमें फायदा वो ये नहीं कार्य करता। छात्रों ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसी फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है कि वो उनको मतलब अगर देखा जाए तो वो रेशनल तार्किक कहीं से भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए हमने कहा चलो ठीक है मैनेज कर लेते हैं। अब ये क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो है वो रेशनल चॉइस की जगह पर, जो सामाजिक चयन की जगह पर जो हम ये करते हैं कि रेशनलिटी होती है, उसकी जगह पर संज्ञानात्मक गुण होते हैं, यानी कि वो कैपिटल, जो सोशल कैपिटल है वो वहां पर काम आती है। कुछ व्यक्तियों की जिनकी सोशल कैपिटल बहुत स्ट्रांग होती है उनका सपोर्ट लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेशनल चॉइस थ्योरी की आलोचना कहा, और कहा कि यह सिद्धांत व्यक्तिगत निजी हित पर आधारित है, कि लोग अपना अपना व्यक्तिगत हित करते हैं, लेकिन कभी कभी सहकारी व्यवहार, जब हम सहकारी व्यवहार करते हैं, परोपकारी व्यवहार करने का काम करते हैं, मानवता को बचाने का काम करते हैं, यानी उत्तर आधुनिकता को जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है ना, तो रेशनल चॉइस थ्योरी फेल हो जाता है। रेशनल चॉइस थ्योरी ये मॉडर्निटी को, आधुनिकता को तो व्यक्त करती है, ठीक है, लेकिन उत्तर आधुनिकता को नहीं व्यक्त कर पाती, जो परोपकार पर निर्भर होता है, सहकारी व्यवहार पर निर्भर होता है, जो मानवतावाद पर निर्भर होता है। इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से सामाजिक पूंजी का सिद्धांत रेशनल चॉइस थ्योरी को मतलब पूरा कर देता है, तो उसकी कमी को पूरा कर देता है। यानी व्यक्ति रेशनल तो होता है, लेकिन रेशनल के साथ साथ में छात्रों इमोशनल भी होता है, ठीक है।
इमोशनल, ठीक है। इमोशनल, रेशनल तो होता है लेकिन इमोशनल भी होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें हम ऐसा भी करते हैं कि हमें पता है कि इसका कोई लाभ नहीं है, फिर भी वो करते रहते हैं, उसका कारण है इमोशन, भावनाएं, ठीक है। तो चलो भाई, ये पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बातचीत कर करके, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी लोग, जितने भी लोग इस लेक्चर को पढ़े हैं, वो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसे मतलब जो है कैसा लगा, क्या लाभ मिल रहा है, जरूर बताएं। और इवन यहाँ तक कि वो अपने स्टेट के वाइज के हिसाब से बताएं, ठीक है। वो किस स्टेट से हैं, थोड़ा सा राजस्थान है तो राजस्थान लिखें, ठीक है। झारखंड है तो झारखंड से लिखें, थोड़ा सा इससे एक लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और जो मैं कहता हूँ कभी कभी आप लोगों को एक चीजें प्रोवाइड करता हूँ कि भाई हम नेशनल लेवल पर आप लोगों का जो टेस्ट कराते हैं उसको आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अगर 80% मार्क्स लेकर के आ रहे हैं आप 70+ में, तो इस चीज का रियलाइजेशन तभी हो पाएगा जब आप अपने स्टेट के साथ में आप इस पे कमेंट करेंगे मैं फला और ये चीजें जो है आपकी अच्छी लगी हैं, जो भी है आप मतलब स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू छात्रों।